एक लड़की अपनी मोटरसाइकिल लेने के लिए पुलिस स्टेशन आई, जिसे सबूत के तौर पर जब्त कर लिया गया था। लेकिन उसे एक पुलिस अधिकारी ने रोक लिया, जिसने उसे 20,000 रुपए देने के लिए मजबूर किया। निराश और गुस्से में वह चली गई और अपनी बड़ी बहन को फोन किया। उसकी बहन, जो पैरा एसएफ की एक सक्रिय महिला कमांडो थी, तुरंत अपनी युद्धक वर्दी में घटनास्थल पर पहुंची। उसने अधिकारी से पूछताछ की और थाना प्रभारी को चुनौती दी, और जब उस पर हमला किया गया तो उसने हिम्मत से जवाब दिया। लेकिन यह सिर्फ एक मोटरसाइकिल या पारिवारिक प्रतिशोध का मामला नहीं था। यह न्याय और सत्ता के बीच एक लड़ाई थी। उस सुबह प्रिया कुछ भारी कदमों से थाने के अंदर चली। ऐसा नहीं था कि वह डरी हुई या हिचकिचा रही थी, बल्कि उस मानसिक बोझ के कारण जो वह पिछले एक हफ्ते से ढो रही थी। उसकी प्यारी मोटरसाइकिल अभी भी वहां सबूत के तौर पर रखी हुई थी, जो कुछ दिन पहले हुई एक दुर्घटना का नतीजा थी। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ था और उसकी चोटें भी गंभीर नहीं थीं, फिर भी मोटरसाइकिल को प्रक्रिया पूरी होने तक इंतजार करना पड़ा। आखिरकार जब सभी कागजात तैयार हो गए और यह सुनिश्चित हो गया कि वे पूरे हैं, तो प्रिया अपनी मोटरसाइकिल लेने आई। उसे ऐसे मामलों से निपटने का ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन उसकी सामान्य समझ इतनी तेज थी कि उसे शक हो गया कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सादे कपड़ों और सपाट चेहरे के साथ वह सबूत वापसी डेस्क की ओर बढ़ी, इस मामले को सुलझाने और अपनी मोटरसाइकिल के साथ घर जाने के लिए तैयार थी। सबूत सेवा कक्ष में प्रिया धैर्यपूर्वक खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। उसके चारों ओर कुछ और लोग भी इसी तरह के मामलों को संभाल रहे थे। कुछ के पास मोटे दस्तावेज थे, जबकि अन्य बस चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उस सुबह थाने का माहौल काफी शांत था। बस कभी कभी जूतों की आवाज और कागजों की सरसराहट सुनाई देती थी। कुछ ही देर में एक साफ सुथरी वर्दी वाला एक अधिकारी उसके पास आया। उसने अपना परिचय हवलदार पांडे के रूप में दिया, जो सबूत प्रबंधन के प्रशासनिक कर्मचारियों में से एक था। सपाट लहजे में उसने प्रिया के आने का कारण पूछा। प्रिया ने संक्षिप्त जवाब दिया कि वह अपनी मोटरसाइकिल लेना चाहती है, जिसे एक दुर्घटना के सबूत के रूप में जब्त कर लिया गया था। पांडे ने फिर सत्यापन के लिए कुछ सहायक दस्तावेज मांगे। प्रिया ने वे सभी आवश्यकताएं दे दी जो उसने एक हफ्ते पहले तैयार की थीं। दस्तावेजों पर एक सरसरी नजर डालने के बाद पांडे ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, मोटरसाइकिल ली जा सकती है, लेकिन कुछ प्रशासनिक शुल्क लगेगा। यह सुनकर प्रिया ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने वाहन सौंपने की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रशासनिक शुल्क के बारे में कोई जानकारी नहीं सुनी थी। कितना? उसने झिझकते हुए पूछा। 20,000 रुपए, पांडे ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। प्रिया चौंक गई। यह राशि एक प्रशासनिक शुल्क के लिए बहुत बड़ी थी, खासकर जब उसके मामले में कोई हताहत या गंभीर क्षति नहीं हुई थी। उसका दिल गर्म होने लगा, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश की। लेकिन यह तो बस एक छोटी सी घटना थी, कोई घायल भी नहीं हुआ, फिर इतना बड़ा शुल्क क्यों? उसने फिर से पूछा, इस बार अधिक दृढ़ स्वर में। पांडे एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, यह यहाँ का आंतरिक नियम है। अगर आप मोटरसाइकिल लेना चाहती हैं तो आपको भुगतान करना होगा। उसके चेहरे पर कोई और स्पष्टीकरण नहीं था। प्रिया को लगा जैसे उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसे अच्छी तरह पता था कि यह कोई आधिकारिक शुल्क नहीं था, बल्कि एक और तरीका था जिसे अक्सर अवैध वसूली कहा जाता है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए प्रिया ने अंततः बहस जारी न रखने का फैसला किया। उसने उन दस्तावेजों को फिर से इकट्ठा किया जो उसने दिए थे और धीरे से कहा, मैं बाद में अपने किसी रिश्तेदार को लेने के लिए भेजूंगी। पांडे की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना प्रिया तुरंत मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। उसके कदम पहले से कहीं ज्यादा तेज थे, मानो जितनी जल्दी वह उस जगह को छोड़ेगी उतनी ही जल्दी उसका बोझ कम हो जाएगा। लेकिन अपने दिल में उसने फैसला कर लिया था, वह इस मनमाने व्यवहार को ऐसे ही नहीं जाने देगी। थाने के बाहर प्रिया दृढ़ कदमों से चल रही थी, लेकिन उसका दिल जल रहा था। सुबह की हवा, जो शांत होनी चाहिए थी, उसे गर्म महसूस हो रही थी। उसने एक गहरी सांस ली, उस निराशा और गुस्से को शांत करने की कोशिश की जो उसके मन पर हावी होने लगा था। 20,000 रुपए बस प्रशासन के लिए, यह सब किस लिए? ये सवाल उसके दिमाग में घूमते रहे। वह अच्छी तरह जानती थी कि यह पुलिस का आधिकारिक शुल्क नहीं था, बल्कि एक पुराना तरीका था जो अक्सर अलग अलग रूपों में सामने आता था। वह चुपचाप शिकार नहीं बनना चाहती थी। पार्किंग में पहुंचने पर प्रिया ने तुरंत अपना फोन निकाला। उसकी उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर चलीं, उस संपर्क को खोज रही थीं जिसके बारे में उसे यकीन था
कि वह उसकी मदद कर सकता है। दूसरी घंटी के बाद कनेक्शन जुड़ गया। फोन के दूसरे छोर से एक अधिकारपूर्ण लेकिन फिर भी कोमल आवाज सुनाई दी, हेलो प्रिया। हाँ दीदी, मैं अभी थाने से बाहर निकली हूं, प्रिया ने धीरे से जवाब दिया। अंजलि, उसकी बड़ी बहन ने तुरंत अपनी छोटी बहन की आवाज में बदलाव महसूस किया। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? प्रिया ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सांस ली। मेरी मोटरसाइकिल मिल सकती है, लेकिन मुझे 20,000 रुपए देने होंगे, उसने कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा दीदी, यह तो बस एक छोटी सी घटना थी। दूसरी तरफ की आवाज अचानक खामोश हो गई। केवल अभ्यास के मैदान से हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। फिर अंजलि ने धीरे से कहा, तुम अभी कहाँ हो? मैं थाने के बाहर हूं, मैं घर जा रही थी दीदी। ठीक है, वहीं रुको, मैं आ रही हूं। लेकिन वास्तव में अंजलि को 2 बार कहने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही उसने सुना कि उसकी बहन से एक पुलिस अधिकारी पैसे मांग रहा है, उसके अंदर पैरा एसएफ कमांडो का खून खौल उठा। खासकर जब प्रिया ने बताया कि पांडे इस बात पर अड्डा था कि बिना भुगतान के उसकी मोटरसाइकिल वापस नहीं की जाएगी। अंजलि के लिए यह सिर्फ एक मोटरसाइकिल का मामला नहीं था, बल्कि यह सम्मान, गरिमा और न्याय का सवाल था। एक सक्रिय महिला सैनिक के रूप में वह अच्छी तरह जानती थी कि अधिकारियों को एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए, न कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना चाहिए। और अगर कोई अधिकारी उसकी बहन के साथ मनमाना व्यवहार करने की हिम्मत करता है, तो वह खुद इस मामले को संभालेगी। बिना समय बर्बाद किए अंजलि ने तुरंत उस दिन का अपना प्रशिक्षण समाप्त किया और अपनी बैरक में वापस चली गई, बस अपना हेलमेट और ट्रेल बाइक लेने के लिए। उसकी युद्धक वर्दी अभी भी उसके शरीर पर थी और वह सीधे उस थाने की ओर चल पड़ी जहां प्रिया थी। रास्ते में एक ही बात उसके दिमाग में गूंज रही थी, जिसने भी मेरे परिवार के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की है, उसे परिणाम भुगतने होंगे। अंजलि अपनी ट्रेल बाइक पर तेजी से आगे बढ़ रही थी, उस सड़क को चीरती हुई जो सुबह के समय अभी भी खाली थी। एक काले हेलमेट ने उसका चेहरा ढक रखा था, लेकिन उसकी आंखों की चमक छिपाई नहीं जा सकती थी, तेज और दृढ़ संकल्प से भरी हुई। हर मोड़ जो वह पार करती थी, वह उस गुस्से का निशान बन जाता था जो प्रिया द्वारा उस पुलिस अधिकारी के अन्यायपूर्ण व्यवहार के बारे में बताने के बाद से जमा हो रहा था। वह सिर्फ एक बड़ी बहन के रूप में ही नहीं, बल्कि एक पैरा एसएफ कमांडो के रूप में भी गुस्से में थी, जो न्याय और अनुशासन का सही अर्थ समझती थी। अगर नियम लोगों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं, तो कोई उन्हें अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहा है? यह सवाल अंजलि के मन में गूंजता रहा। ठीक उसी समय जब सूरज चढ़ना शुरू हुआ, अंजलि थाने के सामने पहुंची। उसकी ट्रेल बाइक थोड़ी फिसल कर रुकी, डामर पर एक निशान छोड़ गई। वह बिना ज्यादा शोर किए नीचे उतरी, अपना हेलमेट उतारा और अपनी भावनाओं को एक सपाट लेकिन शक्तिशाली अभिव्यक्ति के पीछे छिपा लिया। दूर से प्रिया, जो अभी भी इंतजार कर रही थी, ने चिंतित नजरों से उसका स्वागत किया। क्या तुम सच में अंदर जाने वाली हो? प्रिया ने धीरे से पूछा। अंजलि ने संक्षिप्त जवाब दिया, मुझे खुद देखना है कि किसने तुम्हारे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की है। बिना किसी हिचकिचाहट के अंजलि सीधे थाने के अंदर चली गई। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसके हर कदम से वहां मौजूद अधिकारियों में एक कंपन महसूस हो रहा था। उसकी सैन्य वर्दी ने सभी की निगाहें अपनी ओर खींच लीं। सबूत वापसी कक्ष में उसने तुरंत एक अधिकारी से पूछा, हवलदार पांडे कहाँ है? कोई सीधा जवाब नहीं मिला। केवल कर्मचारियों के बीच एक दूसरे को देखने का सिलसिला चला। लेकिन अंजलि को और इशारा करने की जरूरत नहीं थी। वह पहले ही अनुमान लगा चुकी थी कि वह कौन है। तभी पांडे खड़ा हो गया, अपनी घबराहट को एक शांत व्यवहार के साथ छिपाने की कोशिश कर रहा था। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, मैडम? अंजलि ने उसे सीधे देखा और शांति से कहा, तुमने मेरी बहन से कहा कि उसे मोटरसाइकिल लेने के लिए 20,000 रुपए देने होंगे। क्यों? इसका क्या आधार है? पांडे हकलाने लगा। उसके चेहरे पर जवाब ढूंढना मुश्किल लग रहा था। मैं तो बस आदेश का पालन कर रहा था मैडम। यह इंस्पेक्टर साहब का नियम है। अंजलि ने उसे घूरा। उसके लिए यह जवाब डर की स्वीकारोक्ति थी, और जब कोई डरता है तो इसका मतलब है कि उसके पास छिपाने के लिए कुछ है। उसकी आंखें उस व्यक्ति को खोजने लगीं जो वास्तव में जिम्मेदार था, इंस्पेक्टर। और कुछ ही देर में कमरे के अंदर से आने वाले शोर ने संकेत दिया कि इंस्पेक्टर शर्मा जल्द ही सामने आने वाले हैं। जबकि अंजलि अभी भी पांडे पर अपनी तेज नजरें गड्ढाए खड़ी थी, थाने के अंदर से शोर और तेज हो गया। खुरदरे कदमों और जूतों की आवाज तेजी से पास आ रही थी।
कोई गुस्से में था या कम से कम परेशान महसूस कर रहा था। कुछ ही देर में एक मजबूत शरीर वाला व्यक्ति पूरी पुलिस वर्दी में अपने कार्यालय के दरवाजे के पीछे से निकला। उसका चेहरा लाल था और उसकी आंखें पूरे कमरे में घूमी और अंत में अंजलि पर आकर रुक गईं। यह सब क्या हो रहा है? मेरे थाने में इतना शोर क्यों है? आवाज दृढ़ थी, लेकिन अंजलि के कानों में उस घमंडी लहजे में डर का एक कंपन छिपा था। उसने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि उस आदमी को शांति से देखा। उसकी आंखों ने शर्मा के चेहरे और मुद्रा का निरीक्षण किया। यह पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह वास्तव में अपने अधीनस्थों के कार्यों के प्रति आश्वस्त है। मेरे पिता कहा करते थे, अंजलि ने धीरे से कहा, अगर कोई अपने अधीनस्थों की गलतियों का सामना करने से डरता है तो वह खुद अपनी गलतियों को स्वीकार करने से भी डरता है। शर्मा ने भौहें सिकोड़ी। तुम हो कौन? यहां आकर ज्ञान मत दो। अंजलि शांत रही। मेरा नाम लेफ्टिनेंट अंजलि है, एक सक्रिय पैरा एसएफ कमांडो, और मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मेरी बहन से उसकी मोटरसाइकिल लेने के लिए 20,000 रुपए मांगे गए थे। कहा गया कि यह यहां का नियम है। एक पल की खामोशी छा गई। उनके चारों ओर पुलिस अधिकारी बेचैन होने लगे। कुछ ने एक दूसरे को देखा, कुछ धीरे धीरे पीछे हटने लगे। शर्मा ऐसा लग रहा था जैसे वह इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, बिना गलती स्वीकार किए। लेकिन अंजलि ने उसे ज्यादा समय नहीं दिया। आप यहां के इंस्पेक्टर हैं? उसने फिर पूछा। इस बार आवाज थोड़ी ऊंची थी। हां, मैं इंस्पेक्टर हूं। तो क्या? यह मेरा अधिकार क्षेत्र है। अंजलि एक कदम आगे बढ़ी। आपका अधिकार क्षेत्र? तो फिर आपके ही स्थान पर कानून क्यों तोड़ा जा रहा है? ये शब्द चुभने वाले थे। शर्मा हकलाने लगा। उसने अहंकारी दिखने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे के भाव घबराहट दिखाने लगे थे। अंजलि हवा में तनाव महसूस कर सकती थी। यह एक नागरिक और एक अधिकारी के बीच सिर्फ एक सामान्य मुलाकात नहीं थी। यह न्याय और पद के दुरुपयोग के बीच एक टकराव था, और वह उस झूठ को उजागर करने के लिए तैयार थी जो उस थाने की दीवारों के पीछे बनाया गया था। शर्मा सीधा खड़ा हो गया, अपनी उस प्रतिष्ठा को बनाए रखने की कोशिश कर रहा था जो अब डगमगाने लगी थी। उसकी आंखें अंजलि को गुस्से, डर और भ्रम के मिले जुले भाव से देख रही थीं कि अब क्या किया जाए। उनके चारों ओर माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। पुलिसकर्मी, जो आमतौर पर ड्यूटी के दौरान आत्मविश्वास से भरे रहते थे, अब बस कमरे के कोनों में चुपचाप खड़े थे, आंखों के संपर्क से बच रहे थे। वे जानते थे कि यह जनता और अधिकारियों के बीच कोई सामान्य झगड़ा नहीं है, यह सिद्धांत और शक्ति के बीच एक टकराव था। तुम खुद को समझती क्या हो? आते ही हम पर उंगली उठा रही हो। शर्मा की आवाज गुस्से से कांप रही थी, जिसे उसने मजबूत दिखाने की कोशिश की। अंजलि शांत रही। वह अपनी अनुशासित सैन्य मुद्रा में खड़ी रही। उसकी आंखों की चमक कभी कम नहीं हुई। मैं कोई न्यायाधीश नहीं हूं, सर, लेकिन मैं उन लोगों में से भी नहीं हूं जो चुपचाप देखते रहेंगे जब मेरे परिवार के साथ उन अधिकारियों द्वारा अन्याय किया जाता है जिन्हें रक्षक होना चाहिए। एक पल की खामोशी छा गई। हवा जैसे जम गई थी। शर्मा ने जवाबी हमला करने का एक रास्ता खोजने की कोशिश की। खुरदरे कदमों से वह अंजलि के करीब आया, जब तक कि उनके बीच की दूरी केवल 1 मीटर नहीं रह गई। ज्यादा साफ बनने की कोशिश मत करो, यह मेरा इलाका है, तुम यहाँ की प्रक्रिया नहीं जानती। उसने अपनी तर्जनी उंगली उठाई, मानो यह अंजलि को पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए काफी हो, लेकिन जो हुआ वह इसके विपरीत था। अंजलि हल्की सी मुस्कुराई। यह खुशी की मुस्कान नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की मुस्कान थी जिसने अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी देख ली हो। आपका इलाका? उसने धीरे से कहा। अगर यह आपका इलाका है तो नियम इतने मनमाने क्यों हैं? बिना किसी हताहत के एक दुर्घटना के शिकार व्यक्ति से मोटरसाइकिल लेने के लिए 20,000 रुपये का शुल्क क्यों होना चाहिए? इसका कानूनी आधार क्या है? यह किसका निर्णय है? या यह सिर्फ आपका और आपके लोगों का अपनी जेबें भरने का एक तरीका है? यह सवाल एक करारा तमाचा था। शर्मा को जवाब देने में मुश्किल हो रही थी। उसका चेहरा और लाल हो गया, उसका शरीर तनाव में था। उसने अपनी हिचकिचाहट को शारीरिक कार्रवाई से ढकने की कोशिश की। एक तेज गति से उसने अपना पैर अंजलि की ओर बढ़ाया, जैसे कि उसे धमकी के रूप में लात मारना चाहता हो। लेकिन अंजलि की सजगता तेज थी। एक फुर्तीले मूवमेंट के साथ वह बची और फिर शर्मा के घुटने पर एक जोरदार लात मारी। शर्मा घुटनों के बल गिर गया, दर्द से कराह रहा था।
उसका घमंडी चेहरा तुरंत वास्तविक भय से फीका पड़ गया। उनके आसपास के अधिकारी तुरंत पीछे हट गए। किसी ने भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की और समय की तेज गति के बीच अंजलि दृढ़ खड़ी रही, बदला लेने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई को बनाए रखने के लिए। शर्मा अभी भी थाने के ठंडे टाइल वाले फर्श पर घुटनों के बल गिरा हुआ था। उसके घुटने का दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं था, यह एक अधिकारी के रूप में उसके स्वाभिमान पर एक करारा प्रहार था। उसके चारों ओर पुलिसकर्मी पत्थर की तरह चुप खड़े थे। किसी ने भी पास आने या अंजलि की कार्रवाई का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। उनकी आंखों में डर, भ्रम और शायद शर्मिंदगी भी थी। उन्होंने अपने इंस्पेक्टर को, जो हमेशा मजबूत और सत्तावादी दिखता था, एक महिला सैनिक के सामने असहाय देखा था। अंजलि शांत खड़ी रही। उसके चेहरे पर न तो संतोष का भाव था और न ही बदले की भावना। वह जानती थी कि वह शारीरिक कार्रवाई उसका मुख्य लक्ष्य नहीं था, बल्कि शर्मा द्वारा की गई सीधी धमकी की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में उसने कहा, मैं यहां लड़ने नहीं आई थी, लेकिन मैं खुद को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अपमानित नहीं होने दूंगी जो अपने ही नियमों की व्याख्या नहीं कर सकता। शर्मा ने अपने दांत पीसे, दर्द को सहते हुए उठने की कोशिश की। उसका शरीर कांप रहा था, चाहे वह गुस्से से हो या उस डर से जो उस पर हावी होने लगा था। उसने अंजलि को गंभीर नजरों से देखा, लेकिन उसकी आंखों की चमक पहले जैसी नहीं थी। उनमें हार का भाव था। अगर तुम सिर्फ अपनी बहन की मोटरसाइकिल लेना चाहती हो तो ले जाओ, उसने दबी हुई आवाज में कहा। अंजलि ने भावनात्मक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय वह हल्की सी मुस्कुराई। मैं सिर्फ मोटरसाइकिल लेने नहीं आई हूं सर, मैं यह सुनिश्चित करने आई हूं कि आपकी हरकतें किसी और के साथ दोबारा न हों। ये शब्द कमरे में गूंज उठे। शर्मा की ओर से कोई जवाब नहीं आया, केवल उन अधिकारियों की भारी सांसें थीं जिन्हें एहसास हो गया था कि पर्दा पूरी तरह से उठ चुका है। सत्ता के दुरुपयोग के सभी रूप जिन्हें उन्होंने अब तक गुप्त रखा था, अब उजागर होने लगे थे। अंजलि प्रशासनिक डेस्क की ओर बढ़ी और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मोटरसाइकिल अभी बाहर निकालो। लेकिन इससे पहले कि कोई अधिकारी जवाब दे पाता, अंजलि ने धीमी आवाज में जोड़ा, लेकिन हमारा मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं इस सब की रिपोर्ट सतर्कता विभाग को करूंगी, ताकि सबको पता चले कि कैसे भ्रष्ट अधिकारी अपने पद का इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं। वास्तव में बड़े कदम छोटे कार्यों से शुरू होते हैं। और उस दिन अंजलि ने न केवल यह साबित किया कि वह एक मजबूत पैरा एसएफ कमांडो है, बल्कि न्याय की एक ऐसी रक्षक भी है जो गलत शक्ति का सामना करने से नहीं डरती। भले ही वह कोई जांचकर्ता, न्यायाधीश या अभियोजक नहीं थी, वह उस प्रणाली का हिस्सा थी जिसे हर हाल में सीधा खड़ा रहना सुनिश्चित किया जाना चाहिए, चाहे प्रतिद्वंद्वी कोई भी हो। वह दिन अभी खत्म नहीं हुआ था। आसमान में अभी भी सुबह की धुंध बाकी थी जब अंजलि ने थाना छोड़ा। उसकी बहन की मोटरसाइकिल अब उसके पास थी, लेकिन अंजलि के लिए यह कहानी का अंत नहीं था, बल्कि किसी बड़ी चीज की शुरुआत थी। वह जानती थी कि समस्या को सुलझाए बिना सिर्फ मोटरसाइकिल ले लेना अन्याय को जारी रखने देने के बराबर होगा, और एक सैनिक के रूप में उसे अन्याय देखकर चुप रहना नहीं सिखाया गया था। घटना के कुछ घंटों बाद एक आधिकारिक रिपोर्ट स्थानीय पुलिस के सतर्कता विभाग को सौंप दी गई। अंजलि ने घटना का पूरा विवरण दिया, जिसमें प्रिया का बयान, पांडे के साथ मुलाकात का क्रम और शर्मा के साथ सीधे टकराव तक शामिल था। रिपोर्ट में थाने के अंदर के उन गवाहों के नाम भी शामिल थे जिन्होंने घटना देखी थी। कुछ संदेह और छिपे हुए दबाव के बावजूद अंजलि दृढ़ रही। मैं बदला नहीं चाहती, उसने अपनी गवाही देते हुए कहा, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करना चाहती हूं कि नियमों के साथ कोई भी खिलवाड़ न कर सके, खासकर पद की आड़ में। अगली सुबह ठोस कदम उठाए जाने लगे। सतर्कता विभाग की एक टीम बिना किसी पूर्व सूचना के थाने पहुंची। पुलिस की वर्दी के साथ सैन्य जूतों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। अधिकारी केवल अपनी सांसें रोके हुए थे, इस डर से कि जो कुछ उन्होंने अब तक छिपाया था वह उजागर हो जाएगा। इंस्पेक्टर शर्मा को उसके कार्यालय में बुलाया गया। उसने अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों ने कुछ और ही कहा। वह जानता था कि यह उसके सभी कर्मों का हिसाब चुकाने का दिन है। सर, आपको पुलिस मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है, सतर्कता विभाग के एक सदस्य ने ठंडी आवाज में कहा। क्या यह गिरफ्तारी है? शर्मा ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। हाँ सर, आपको आगे की जांच के लिए हिरासत में लिया जा रहा है।
और एक फिल्म के दृश्य की तरह जो धीमी गति से चलता है, शर्मा के हाथ पीछे ले जाए गए और हथकड़ी लगा दी गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह सारा प्रभाव, वह सारी शक्ति जो उसने इंस्पेक्टर के रूप में बनाई थी, कुछ ही सेकंड में गायब हो गई। वह हिरासत वाहन की पिछली सीट पर बैठा था। उसके अधीनस्थों की ओर से कोई सम्मानजनक सलामी नहीं थी, केवल खामोशी, केवल पछतावा जो शायद उसके दिमाग में घूमता रहा होगा। अंजलि ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया को सीधे तौर पर नहीं देखा, लेकिन शर्मा की गिरफ्तारी की खबर उस तक पहुंच गई। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, संतुष्टि के कारण नहीं, बल्कि राहत के कारण। यह उसके या उसकी मोटरसाइकिल के बारे में नहीं था। यह संस्था की गरिमा, अधिकारियों में जनता के विश्वास और सच्चाई की कीमत के बारे में था। उस दिन भले ही अकेली थी, अंजलि ने साबित कर दिया था कि न्याय किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थापित किया जा सकता है जो इसके लिए लड़ने की हिम्मत करता है। सजा जल्दी आई। सतर्कता विभाग को जांच पूरी करने में ज्यादा समय नहीं लगा। एकत्र किए गए सबूत, थाने के अंदर के अधिकारियों की गवाही और अंजलि की आधिकारिक रिपोर्ट शर्मा द्वारा किए गए नैतिक संहिता के उल्लंघन और पद के दुरुपयोग के लिए एक मजबूत आधार बन गए। एक आंतरिक अनुशासनात्मक सुनवाई आयोजित की गई, जिसके बाद आपराधिक कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि जबरन वसूली और जनता के साथ दुर्व्यवहार के संकेत थे। उस सुनवाई में शर्मा द्वारा इंस्पेक्टर के रूप में बनाए गए सभी एक तरफा नियम सामने आने लगे, जिसमें वाहनों की वापसी के लिए 20,000 रुपए का प्रशासनिक शुल्क नियम भी शामिल था। यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। सुनवाई बोर्ड के एक सदस्य ने सजा की सिफारिश पढ़ते हुए कहा, यह एक सरकारी अधिकारी की अखंडता के बारे में है और आपने न केवल संस्था की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे, बल्कि आपने इसे खुद ही तोड़ा है। शर्मा, जो सिर झुकाए बैठा था, अब अपने चेहरे पर पछतावा नहीं छिपा सकता था। वह जानता था कि सब कुछ खत्म हो गया है। उसे इंस्पेक्टर के पद से हटा दिया गया। उसे अहंकार, जबरन वसूली और पुलिस एसओपी का उल्लंघन करने के लिए दोषी पाए जाने के बाद जेल की सजा भी सुनाई गई। जब हथकड़ियां फिर से उसकी कलाई पर लगीं और उसे जेल की ओर ले जाया गया, तो उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसके सहयोगियों की ओर से कोई मुस्कान या समर्थन नहीं था, केवल उनकी खाली निगाहें थीं जो शायद चुपचाप राहत महसूस कर रहे थे। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने कई अन्य थानों का बड़े पैमाने पर मूल्यांकन किया। पुलिस मुख्यालय से सीधे निर्देश दिए गए, जिसमें सबूत वापसी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की आवश्यकता और किसी भी स्तर पर अवैध वसूली पर सख्त प्रतिबंध का उल्लेख था। फील्ड कर्मियों के लिए फिर से प्रशिक्षण तेज कर दिया गया और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किया गया। यह एक बड़े सुधार की दिशा में एक छोटा कदम था। सभी प्रक्रियाएं समाप्त होने के कुछ दिनों बाद अंजलि को स्थानीय पुलिस मुख्यालय में बुलाया गया। वहां उसे पुलिस अधीक्षक से सीधे और स्पष्टीकरण देने के लिए एक निमंत्रण मिला, लेकिन उसे जो मिला वह कोई फटकार या आलोचनात्मक प्रश्न नहीं था, बल्कि एक सराहना थी। धन्यवाद लेफ्टिनेंट अंजलि, पुलिस अधीक्षक ने एक अधिकारपूर्ण लेकिन गर्म आवाज में कहा। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी हिम्मत के बिना हम शायद कभी नहीं जान पाते कि यह विचलन कितनी दूर तक पहुंच गया था। अंजलि ने बस सिर हिलाया। वह प्रशंसा के लिए नहीं आई थी, लेकिन उसने उस सराहना को इस रूप में स्वीकार किया कि उसका कदम व्यर्थ नहीं गया। उस दिन वह न केवल एक मजबूत पैरा एसएफ कमांडो के रूप में घर लौटी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी जिसने कई लोगों की आंखें खोल दी थीं कि न्याय एक साहसी कार्य से शुरू हो सकता है, भले ही वह एक व्यक्ति द्वारा किया गया हो। सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने और विभिन्न मूल्यांकन किए जाने के बाद इस मामले ने न केवल शर्मा और स्थानीय पुलिस संस्थान पर प्रभाव छोड़ा, बल्कि आम जनता के लिए भी एक बड़ा सबक बन गया। एक महिला पैरा एसएफ कमांडो के बारे में खबर, जिसने एक थाने में पद के दुरुपयोग की प्रथा का पर्दाफाश करने की हिम्मत की, तेजी से फैल गई, न केवल जुबानी तौर पर, बल्कि स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया कवरेज के माध्यम से भी। अंजलि, जो शुरू में केवल अपनी बहन की मदद करना चाहती थी, ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी कार्रवाई सार्वजनिक ध्यान का केंद्र बन जाएगी। पुलिस मुख्यालय की अपनी यात्रा के कुछ दिनों बाद अंजलि को अपनी उच्च कमांड से एक आधिकारिक पत्र मिला। इसमें सेना मुख्यालय की ओर से उस पेशेवर रवैये और कार्रवाई के लिए औपचारिक सराहना थी जो उसने इस मुद्दे को संभालते हुए दिखाई थी। उसकी प्रशंसा शारीरिक रूप से साहसी होने के लिए नहीं की गई थी, बल्कि आत्म नियंत्रण बनाए रखने,
अपनी इकाई की अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखने और नियमों का उल्लंघन किए बिना न्याय के लिए लड़ने की उसकी क्षमता के लिए की गई थी। एक आंतरिक बैठक में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमें अक्सर सिखाया जाता है कि एक सैनिक का कर्तव्य देश को बाहरी खतरों से बचाना है, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं कि भीतर भी एक लड़ाई होती है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई। और लेफ्टिनेंट अंजलि ने यह दिखाया है। प्रशंसा के बीच अंजलि विनम्र बनी रही। उसने खुद को कोई नायक या विशेष व्यक्ति महसूस नहीं किया। उसके लिए उसने बस वही किया जो किसी भी विवेक वाले व्यक्ति को करना चाहिए। हालांकि उसने महसूस किया कि उसकी कार्रवाई ने कई लोगों को उम्मीद दी थी, खासकर उन लोगों को जो अब तक अधिकारियों का सामना करते समय अपनी आवाज उठाने में असमर्थ महसूस करते थे। मैं कोई पुरस्कार नहीं ढूंढ रही थी, उसने सैन्य बैरक में पत्रकारों से बात करते हुए कहा। मेरा बस यह मानना है कि अगर हम सही तरीके से बुराई से लड़ सकते हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जो शायद अभी तक बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए हैं। और यद्यपि यह कहानी अपने अंत तक पहुंच गई थी, इसका प्रभाव गूंजता रहा। उस थाने में एक छोटा सुधार शुरू हुआ जहां शर्मा ने कभी सेवा की थी। सेवा अधिक पारदर्शी हो गई, प्रशासनिक प्रणाली में सुधार हुआ और सतर्कता विभाग द्वारा नियंत्रण कड़ा कर दिया गया। लोगों ने फिर से विश्वास करना शुरू कर दिया कि अभी भी ऐसे अधिकारी हैं जो लोगों की परवाह करते हैं और अभी भी ऐसे सैनिक हैं जो सच्चाई के लिए दृढ़ खड़े होने को तैयार हैं। अंजलि हमेशा की तरह अपने प्रशिक्षण पर लौट आई, मानो कुछ भी नहीं बदला हो। लेकिन जो कोई भी उसे जानता था वह जानता था कि उसने कुछ अविस्मरणीय अंकित किया है, न केवल पुलिस विभाग या पैरा एसएफ इकाई के इतिहास में, बल्कि उन लोगों के दिलों में भी जो कभी कमजोर और असहाय महसूस करते थे। क्योंकि एक साहसी कार्य से परिवर्तन की एक लहर पैदा होती है जो अदृश्य लेकिन बहुत सार्थक होती है।